गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं मदन मोहन धाकड़, बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट आगरा की तरफ से आज आपके बीच कुछ एमसीक्यूज लेके आए हैं। क्वेश्चन सेशन रहेगा। इसमें कुछ एमसीक्यूज पर हम बात करेंगे, जो कि एमसीक्यूज जो हैं वो ऑन्कोलॉजी, नर्सिंग रिसर्च एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के टॉपिक्स को कवर करेंगे। और ये एमसीक्यूज आपके लिए आने वाले नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, चाहे वो स्टेट नर्सिंग के कोई भी कंपटीशन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट को। सभी एग्जाम्स में ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आने वालों में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन सेशन की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, टीएनएम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ। मींस क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि टीएनएम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो निम्न में से कौन सी कंडीशन के लिए क्लिनिकल स्टेजिंग का काम करता है। ऑप्शन है, पहला पेन, दूसरा डिप्रेशन, तीसरा कैंसर और चौथा डी ऑप्शन है ओबेसिटी। तो बच्चों, हम बात करेंगे पहले टीएनएम की। जब हम टीएनएम के बारे में अच्छे से समझ लेंगे तो आप खुद आंसर कर पाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो वर्ड है टीएनएम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीएनएम की। तो टीएनएम के अंदर तीन वर्ड आपको दिख रहे हैं, पहला टी, दूसरा एन और तीसरा एम। टी की अगर मैं बात करूं टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टी रिप्रेजेंट करता है ट्यूमर को। एन की बात करूं तो यहाँ एन रिप्रेजेंट करता है नोड को, नोड इन्वॉल्वमेंट। और अगर मैं बात करूं एम की, तो एम यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है मेटास्टासिस को। तो ट्यूमर में जो टी है, टीएनएम क्लासिफिकेशन में जो ट्यूमर है वो रिप्रेजेंट करता है ट्यूमर के साइज को। और एन है वो रिप्रेजेंट करता है लिम्फ नोड के इन्वॉल्वमेंट को। और एम जो है वो रिप्रेजेंट करता है मेटास्टेसिस को। तो आप देखिए, जो ऑप्शंस दे रखे हैं उन चारों ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ट्यूमर, लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट और मेटास्टेसिस वाली चीजें देखने को मिलती हैं। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि सी ऑप्शन जो है कैंसर, उसके अंदर ये चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि कैंसर के अंदर ट्यूमर होता है। अगर कैंसरस ट्यूमर होगा तो आसपास के टिश्यूज को वो कैंसरस टिश्यू में कन्वर्ट करेगा, और धीरे धीरे जब वो इन्वेड करेगा तो लिम्फ नोड्स को भी क्या करेगा, कैंसरस कर देगा। तो लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट एन से रिप्रेजेंट होता है। और जब वो कैंसर सेल बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेवल करके दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर देंगी, कैंसरस कर देंगी, तो उसको बोलेंगे हम मेटास्टेसिस। तो ध्यान रखिएगा, टीएनएम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसकी क्लिनिकल स्टेजिंग के लिए यूज होता है, तो आंसर जाएगा कैंसर की स्टेजिंग के लिए यूज होता है। हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है और क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर वार्निंग साइन ऑफ कैंसर एक्सेप्ट। मतलब कि दिए गए निम्न में से कौन सा कैंसर का वार्निंग साइन नहीं है। एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट मतलब इनमें से कौन सा कैंसर का वार्निंग साइन नहीं है। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि कैंसर के वार्निंग साइन को हम कॉशन से रिप्रेजेंट करते हैं, CAUTION, कॉशन से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉशन में सी का मतलब होता है चेंज इन ववल एंड ब्लैडर हैबिट्स। तो पहला ऑप्शन आपका ए, चेंज इन ववल ब्लैडर हैबिट्स, ये तो क्या है, कैंसर का वार्निंग साइन है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा, अ सोर दैट डज नॉट हील कंप्लीटली, तो दूसरा ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि कॉशन के हिसाब से ए रिप्रेजेंट करता है अ सोर दैट डज नॉट हील कंप्लीटली, कि ऐसा कोई सोर डेवलप हो जाए जो मेडिसिन लेने के बाद भी कंप्लीटली हील ना हो, तो ये वार्निंग साइन है कैंसर का। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है कि ऐसा सोर जो कंप्लीटली हील हो सकता है, तो ये कैंसर का वार्निंग साइन नहीं है, इसलिए आंसर बी जाएगा। और सी की बात करें तो अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, कहीं से बॉडी के किसी पार्ट से अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है, वेजेनल ब्लीडिंग हो या किसी और साइड से ब्लीडिंग हो और डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो भी इस बात को इंडिकेट करता है, वार्न करता है कि ये कैंसर हो सकता है। लंप इन ब्रेस्ट और एल्सवेयर,
ये भी क्या है, वार्निंग साइन है कैंसर का, कि बॉडी में के ब्रेस्ट में या कोई और जगह पे कोई गांठ या कोई लंप है, तो वो भी हो सकता है कि वो कैंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्क्रीनिंग टेस्ट यूज फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर एक्सेप्ट। नीचे गए दिए गए चार जो टेस्ट हैं स्क्रीनिंग के, उसमें से कौन सा कैंसर के अर्ली डिटेक्शन नहीं करता है? तो सबसे पहली बात, ए ऑप्शन में आ रहा है मैमोग्राफी। तो मैमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट है। दूसरा, पैप टेस्ट, पैप स्मीयर भी इसको बोलते हैं, तो पैप स्मीयर भी सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट है। बीएससी एंड टीएससी, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एंड टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट और टेस्टिकल कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट है। और चौथा आपका दिख रखा है एक्सरे। एक्सरे, एक्सरे जो है वो किसी भी कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। और यहीं पे बच्चों में आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन आपको ये भी देखा जा सकता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं ये कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आते हैं? तो ये आता है सेकंड लेवल ऑफ सेकेंडरी, सेकेंडरी लेवल, सेकेंड, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट कहीं भी आपसे पूछ ले, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, एक्सरे किसी भी कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए हम यूज नहीं करते। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग इज। मोस्ट कॉमन की बात अगर आ रही है तो आंसर जाएगा आपका नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग। तो आंसर इसका आपका रहेगा बी, नोजिया एंड वोमिटिंग। बच्चों मैं अगर बात कर रहा हूँ, यहाँ कीमोथेरेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ या क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किसी भी ड्रग्स का मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, तो आंसर जाएगा नोजिया एंड वोमिटिंग। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा सीटीजेड। क्या समझना पड़ेगा? सीटीजेड, या आप इसको कह सकते हैं वोमिटिंग सेंटर, या आप इसको कह सकते हैं वोमिटिंग सेंटर। क्या कह सकते हैं? वोमिटिंग सेंटर। तो हमारा मान के चलिए ये ब्रेन है, मान के चलिए ये ब्रेन है, और ब्रेन को हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचाने का जो काम करता है वो करता है आपका, वो आपका काम करता है ब्लड ब्रेन बैरियर। और मान के चलिए ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से ब्लड ब्रेन बैरियर आपके वेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ से ब्लड ब्रेन बैरियर आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ से ब्लड ब्रेन बैरियर आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन क्या यहाँ से आपका ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है? क्या यहाँ से कर रहा है? क्या यहाँ से कर रहा है? क्या यहाँ से कर रहा है? जहां से ब्लड ब्रेन बैरियर हमारे ब्रेन के पार्ट को क्या नहीं करता है, कवर नहीं करता है, उसी को हम कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन सीटीजेड या वोमिटिंग सेंटर कहते हैं। तो हमारे जो कीमोथेरेपी की ड्रग्स या कोई भी मेडिसिन हम ले रहे हैं उसके सब्सटेंसेस ब्लड के अंदर बढ़ेंगे तो वो वोमिटिंग सेंटर तक तो जाएंगे, और वोमिटिंग सेंटर तक जाएंगे तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन जो एडवर्स इफेक्ट सीन होगा किसी भी ड्रग्स का, नो तो वो क्या रहेगा, नोजिया और वोमिटिंग रहेगा। क्या रहेगा? नोजिया एंड वोमिटिंग रहेगा। तो जब किसी भी ड्रग्स का मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट नोजिया और वोमिटिंग रहेगा, तो बच्चों कीमोथेरेपी की ड्रग कहाँ पीछे रह जाएंगी? तो उनका भी मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट रहेगा वो रहेगा नोजिया एंड वोमिटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट लेबोरेटरी टेस्ट इंडिकेट एक्सेसिव सेल डिस्ट्रक्शन इन कीमोथेरेपी। एक्सेसिव सेल डिस्ट्रक्शन इन कीमोथेरेपी। तो आपको समझना पड़ेगा इसके लिए ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। क्या समझना पड़ेगा बेटा? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। तो मान के चलिए ये एक ट्यूमर है, और ट्यूमर के डिस्ट्रक्शन के लिए हमने कीमोथेरेपी दी। कीमोथेरेपी दी तो ट्यूमर लाइसिस होगा। जब सेल टूटेगी तो ट्यूमर टूटेगा तो सेल टूटेगी, और सेल टूटेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल डिस्ट्रक्शन या ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। तो जब सेल का डिस्ट्रक्शन होगा तो सेल के अंदर होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। सेल के अंदर होता है पोटेशियम। सेल के अंदर होता है फॉस्फोलिपिड। तो जब सेल टूटेगी तो सेल में से यूरिक एसिड निकल के बाहर आएगा, पोटेशियम निकल के बाहर आएगा, और फॉस्फोलिपिड निकल के बाहर आएगा, फॉस्फेट निकल के बाहर आएगा। तो जब यूरिक एसिड बाहर निकल के आएगा तो हाइपर यूरेसीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपर यूरेसीमिया। पोटेशियम निकल के आएगा तो हो जाएगा हाइपर कैलीमिया, और फॉस्फेट निकल के आएगा तो आ जाएगा आपका हाइपर फॉस्फेटीमिया। तो क्वेश्चन में देखिएगा, व्हाट लेबोरेटरी टेस्ट इंडिकेट एक्सेसिव सेल डिस्ट्रक्शन इन कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में एक्सेसिव सेल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कौन से लेबोरेटरी टेस्ट इस बात को इंडिकेट करेंगे? तो मैंने कहा कि यूरिक एसिड निकलेगा, है ना? तो यूरिक एसिड निकलेगा तो क्या आएगा? हाइपर यूरेसीमिया। पोटेशियम निकलेगा तो हाइपरकैलीमिया, और फॉस्फेट निकलेगा तो हाइपरफॉस्फेटीमिया। तो ऑप्शंस में आप देख लीजिएगा, तो इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल इन द ब्लड, सही बात है। एक्सेसिव सेल डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या देखने को मिलेगा? यूरिक एसिड का लेवल हाई देखने को मिलेगा ब्लड के अंदर। यूरिक एसिड का लेवल डिक्रीज यूरिक एसिड लेवल इन द ब्लड, ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में आप सभी को पता है यूरिक एसिड सेल से बाहर आएगा तो हाइपर यूरेसीमिया होगा, मतलब यूरिक एसिड का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ेगा। डिक्रीज ब्लीडिंग टाइम, ये गलत है, क्योंकि जब कीमोथेरेपी लेंगे तो सेल्स का डिस्ट्रक्शन होगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का। जब प्लेटलेट का लेवल डाउन होगा तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें डिक्रीज दे रखा है, तो ये भी क्या है? रॉन्ग है। और ब्लीडिंग टाइम बढ़ना या कम होना एक्सेसिव सेल डिस्ट्रक्शन को नहीं इंडिकेट करता है। और हाइपरनेट्रीमिया, सोडियम का लेवल बढ़ना ब्लड के अंदर हाइपरनेट्रीमिया कहलाता है। तो जब सेल ब्रेकडाउन होगी तो सोडियम बाहर नहीं निकलेगा, तो ये भी आंसर आपका रॉन्ग रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका नर्सिंग रिसर्च से है। तो नर्सिंग रिसर्च के अंदर पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू नर्सिंग रिसर्च। कि जो नर्सिंग की गॉडेस हैं, देवी हैं ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनका नर्सिंग रिसर्च के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है? तो डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। किसी भी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए पहले प्रॉब्लम का सिलेक्शन किया जाता है, प्रॉब्लम को फिर आइडेंटिफाई करके डिफाइन किया जाता है, फिर उसके डेटा कलेक्शन किए जाते हैं और उनको एनालिसिस किया जाता है डेटा का। उसके बाद में धीरे धीरे एक प्रोसेस है पूरा, उसके बाद में आउटकम पे पहुंचते हैं। तो जो डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस जो चीज है, वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिसर्च में क्या है एप्लीकेबल करी थी। तो अगर बात करें रिसर्च में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो उनका है कंट्रीब्यूशन, आंसर जाएगा सी, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नर्सिंग रिसर्च कैन बी बेस्ड ऑन। नर्सिंग रिसर्च किसके ऊपर बेस्ड होती है या होनी चाहिए? अच्छी रिसर्च नर्सिंग की कब कहेंगे, किसके ऊपर होनी चाहिए? ओनली नर्सिंग थियरीज, theories from other disciplines, both A and B, none of the above। तो नर्सिंग रिसर्च जो है वो बेस्ड रहती है, वो नर्सिंग थ्योरीज के ऊपर भी बेस्ड रह सकती है और अदर डिसिप्लिन्स की थ्योरीज के ऊपर भी बेस्ड हो सकती है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी।
जो नर्सिंग रिसर्च है वो नर्सिंग थियरीज पे भी बेस्ड हो सकती है, और नर्सिंग थियरीज के अलावा जो अदर डिसिप्लिन्स की थ्योरीज हैं जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम आने वाली है, उनके ऊपर बेस्ड भी हो सकती है। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। दुनिया में ऐसा कौन सा पहला पर्सन है जिसने सबसे पहली बार स्टैटिस्टिक्स वर्ड का यूज किया गया था? तो आंसर जाएगा गॉटफ्राइड। गॉटफ्राइड नाम के अंकल जी थे जिन्होंने सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स वर्ड का यूज किया था, तो आंसर जाएगा गॉटफ्राइड एकेनवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, उन्होंने ये क्वेश्चंस कईयों बार एग्जाम में देखा होगा कि जो मैनेजमेंट है उसके 14 प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल हैं, वो किसने दिए हैं? तो आंख बंद करके टिक लगना चाहिए, हेनरी फयोल। क्या? हेनरी फयोल। तो बच्चों, आज के क्वेश्चन सेशन में इतना ही था। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।